हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि सॉलिड स्टेट है। बिल्कुल लो लेवल, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। पहले जो स्टार्टिंग का जो आसान सा है जो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो, क्योंकि स्टेट पर है, सॉलिड स्टेट मीन्स में पर्टिकुलर जो सॉलिड है उसमें चलेंगे। तो पहले हम सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर समझ लेते हैं, ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ समझाने बस है और रिवीजन के लिए बस है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड साइज़ पे डिस्कस करते हैं। तो फिक्स साइज़ किस में होता है, सॉलिड में देखें तो उसका फिक्स साइज़ होता है, लिक्विड में भी देखें तो उसका फिक्स साइज़ नहीं होता है, गैस में देखें उसका भी फिक्स साइज़ नहीं होता है, क्योंकि वो डिस्प्रेड रहता है। अगर हम वाटर को कहीं पे भी फैला दें तो वो अलग अलग शेप हमेशा बनाता रहता है। वैसा अगर हम उसका वॉल्यूम के बारे में बात डिस्कस करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, क्योंकि उसमें 1 ml लिक्विड, 1 ml एनीथिंग, सो उसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है। बट गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। अगर हम उसे छोटे से कंटेनर में रखें तो वो भी पूरे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, और अगर बड़े से कंटेनर्स में रखें उसमें भी वॉल्यूम सारा ऑक्यूपाइड कर लेता है। तो आगे प्रोसीड करते हैं, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है। तो हम जानते हैं पहले से भी कि सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और लिक्विड में, उसके बाद गैस में होता है। ये सब चीज़ तो बेसिक हुआ। अब हम जो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा वो हमारा सॉलिड स्टेट में होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और उसके बाद सेकंड जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किस टाइप से अरेंज्ड है सॉलिड में। बट अब हम सिर्फ सॉलिड के ही बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद थर्ड जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है, उसके एंगल्स क्या होते हैं। तो धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट मेरा जो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होगा मेरा आयनिक सॉलिड। तो इन सबको जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उनका जो फीचर्स है, जैसे इसमें कौन सा फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयनिक सॉलिड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा है। और उसके बाद से हम जो सेकंड होगा वो मेल्टिंग पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से हम डिस्कशन करेंगे कंडक्टिविटी पे, और जो उसके बाद डिस्कशन होगा मेल्टिबिलिटी, एडक्टिबिलिटी, प्रॉपर्टीज़ में, और एग्जांपल्स होगा। तो ये सारे में हम लोग मेरा डिस्कशन इतना ही पे फिक्स रहेगा, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने पे। सो फर्स्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, एज जब हम आयनिक सॉलिड है मीन्स कि वो सॉलिड के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स फोर्स एक्ट करता है इन दो एटम्स के बीच में। वो आयंस होते हैं, चार्ज होता है उसके बीच में। तो अगर दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सेकेंड जो होगा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो हम इसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। ये इसके प्रॉपर्टीज़ है जो अगर हम याद कर ले तो बहुत अच्छा ही होगा। और आगे जब क्वेश्चंस आते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा तो आयनिक सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसके बाद जो कंडक्टिविटी में देखें तो कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर होता है। कब नॉन कंडक्टर इन सॉलिड होता है, और आज हम सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉन कंडक्टर ही होगा। बट अगर हम ये भी जान लें कि अगर वो एक्वस फेज में हुआ या फिर उसको अगर हम डिज़ोल्व कर लेते हैं किसी चीज़ में तो वो कंडक्टर हो जाता है। तो कंडक्टर इन मोल्टेन और लिक्विड फेज। थर्ड जो है वो है प्रॉपर्टीज़। उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तो इसका जो प्रॉपर्टी था उसे ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल मीन्स कि अगर किसी हैमर से किसी सॉलिड को अगर हम बीट करते हैं तो टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है यानी कि ब्रिटल होता है वो। तो ब्रिटल इसका प्रॉपर्टीज़ हुआ। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल्स बहुत सारा होता है। NaCl हुआ, जैसे KCl हुआ, NaI हुआ, ऐसे जो कि जो दो आयंस में टूट जाए। जैसे कि अगर हम
ये एग्जिस्ट कैसे करेगा, Na+ और Cl-, यानी कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट जो आयनिक सॉलिड के बारे में क्लासिफिकेशन। हम नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा वो हमारा मेटालिक सॉलिड होगा। तो हम मेटालिक सॉलिड में डिस्कशन प्रोसीड करते हैं। तो अब तुम लोगों ने ये लिख लिया होगा, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। मेटालिक सॉलिड, ओके, तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है मेटल्स आयंस में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल हुआ तो यानी मेटल्स क्या हुआ कि वो उसमें टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स उसमें आसानी से फ्लो करने का, तो इसमें जो फोर्स होगा वो होगा बिटवीन द मेटल्स एंड मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये हाई टू वेरी हाई होता है, बट इट मीन्स कि वो एज़ कम्पेयर टू आयनिक वो थोड़ा कम होता है, बट इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसे हम इस कैटेगरी में रखते हैं हाई टू वेरी हाई। ओके, अब हम कंडक्टिविटी में बात करें तो एज़ की ये मेटल है, तो हम ऐसे जानते भी हैं कि हम जब भी कोई भी वायर यूज़ करते हैं उसमें मेटल यूज़ करते हैं, तो मेटल्स का ये फीचर ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करना। तो ये सारे ही फेज़ में, कि कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी फेज़ में हो वो कंडक्शन करेगा ही करेगा। प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करें तो इसका प्रॉपर्टी होता है डक्टाइल प्रॉपर्टी और मैलिएबल प्रॉपर्टी। मैलिएबल मीन्स कि वो किसी भी शीट में बनाया जा सकता है, उसे अगर बीट करें तो वो पतला शेप हमेशा ले सकता है। डक्टाइल मतलब कि अगर उसे वायर फॉर्म में देना चाहे तो वायर का फॉर्म ले सकता है। तो इसका प्रॉपर्टी हुआ डक्टाइल एंड इसका मैलिएबल। एग्जाम्पल्स में ले ले तो वो सारे मेटल्स को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ एंड फेरस हुआ, ऑल मेटल्स। तो ये सिंपल सा हम लोग क्लासिफिकेशन लेके चल रहे हैं, जो चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बट आगे के चीज़ इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ बस फंडामेंटल है कि हमें इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेना है। तो ये मेरा सेकंड क्लासिफिकेशन हो चुका है। अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इसे हम कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड। ओके, ये जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। उसमें आयंस में उसमें आयनिक बॉन्ड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं, इसमें कोवेलेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं। और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जो फोर्स लगता है वो कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वो फोर्स में हम इसे सिंपल सा लिख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स शेयर करने में जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैट से उससे थोड़ा सा कम फोर्स लगता है इसमें। अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये इंसुलेटर होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, ये हम लोग लोअर क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करता है, बस लेकिन उसके अलावा सारे नॉन कंडक्टर्स होते हैं कोवेलेंट सॉलिड में। ये कंडक्टर के बारे में डिस्कशन हुआ। अब हम मेल्टिंग पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। तो ये भी आयनिक सॉलिड से कम होता है। ओके, तो इसका जो होता है वो होता है मेटालिक सॉलिड कोवेलेंट, देन ये आयनिक सॉलिड होता है। तो ये डिस्कशन हमारा मेल्टिंग पॉइंट के लिए था। ओके, तो यहाँ ये चीज़ नोट डाउन कर लो। और फिर प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में ये भी ब्रिटल ही होता है, इसका ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता, ये हर एक में वैरी करता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ
वहाँ तक के लिए रहने देते हैं वैल्यूएबल तक, क्योंकि इसमें वैरी करता है डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो ये ऐसा सबके लिए प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं होता है। तो ये एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं, जैसे कि SiC कार्बोरेंडम, जैसे S यहाँ C P C P ये क्या होता है चेन ऐसा कि इसका नाम ही है नेटवर्क सॉलिड, यानी कि इसमें नेटवर्क ऐसे से प्रोसीड करता जाता है। ऐसे कि डायमंड्स में भी अगर देखें तो ये कार्बन हुआ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऐसे प्रोसीड करता जाता है। ये नेटवर्क सॉलिड इसी वजह से कहते हैं, यानी नेटवर्क चेन फॉर्म करता जाता है। ओके, ऐसे ही ग्राफाइट के बारे में हम अगर उसका कुछ ऐसा होता है, तो ये ग्राफाइट का एग्जांपल हुआ। ये सब चीज़ हम लोग 10th क्लास में पढ़ लिए होंगे। तो ये सब चीज़ उतने एग्जांपल्स ये हमें बस ये समझना है कि ग्राफाइट हुआ या और SiC हुआ, और ये कार्बन का ग्राफाइट स्ट्रक्चर होता है, ये सब में एक चेन फॉर्मेशन होता है कि चेन फॉर्मिंग कंपाउंड होते हैं, उसे हम इस कैटेगरी में रखते हैं कोवलेंट सॉलिड में। तो ये सब चीज़ एग्जांपल में ऐसे ही दे दिया कि ये बताओ कौन से सॉलिड होंगे, ग्राफाइट कौन से सॉलिड होंगे। तो ये सब बस अपने ये चीज़ फीचर याद रखना है और बाकी एग्ज़ाम्स में अपने आसानी से करते रहना। और मेरा फोर्थ जो क्लासिफिकेशन रहा, फोर्थ जो क्लासिफिकेशन हुआ वो होगा वंडर वाल सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी इसे कहते हैं। ओके, तो ये वंडर वाल सॉलिड या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो हमारा हुआ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 11th में एक वर्ड रखे हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, या फिर इसमें कह सकते हैं फोल्डेबल फोर्स लगता है। और एक और ओके, तो ये जो होगा फोर्स वो ये पोलर मॉलिक्यूल्स में लगेगा, और ये जो फोर्स होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लगेगा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है, और कंडक्टिविटी इसका डिस्कस करें, कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। ओके, तो ये चीज़ हुआ। अब हम इसके एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में लाइक कि H2O लिक्विड हुआ, तो H2O लिक्विड में क्या होता है, ये तो फिक्स ही यही हम समझ जानते हैं। ये H2O रहता है तो उसमें क्या कौन सा फोर्स लगता है, H बॉन्डिंग फोर्स लगता है। तो ये पोलर भी होता है, इस वजह से ये वंडर वाल और मॉलिक्यूलर सॉलिड में इसे हम लेंगे, और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो H बॉन्डिंग लगेगा। ऐसे HF भी ले तो HF भी इसी कैटेगरी में आता है। ओके, CH4 लेते हैं, इसमें जो फोर्स लगता है वो लंडन फोर्स लगता है, और ये नॉन पोलर रहता है, इस वजह से हम इसे लंडन फोर्स कैटेगरी में और मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में लेते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि तुम I2 भी ले सकते हो, I2 सॉलिड, तो ये भी लंडन फोर्स लगता है, तो इस वजह से इसे भी हम मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिस्कस करते हैं। ऐसे ये इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है। H बॉन्डिंग का अगर हम थोड़ा सा व्यू दे दें कि H बॉन्डिंग में H जो हुआ, इससे जो मतलब कि अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स लाइक HF या डिस्कस किए, तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें जो फोर्स, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं H बॉन्डिंग। तो ये चीज़ फर्दर ये चीज़ हम लोग 11th में पढ़ रखा होगा कि कौन कौन से फोर्स, ये सब के बारे में अलग अलग से बॉन्डिंग हम लोग डिस्कस कर लिए होंगे। तो बट ऐसे ही बस हमें याद रखना है कि ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, और अगर CH4 पूछा तो किस टाइप का हुआ, तो हम उसे कहेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में हुआ। HF हुआ, H2O लिक्विड हुआ, ये सब इस टाइप की कैटेगरी में आता है।
अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा, ये तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स डिस्कस कर लिया है। अब हम जो फोर्स डिस्कस करेंगे वो इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट के बेसिस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। और ये सिर्फ बस डिस्कस करने से नहीं, बस ये सब चीज़ कंसेप्चुअल है, फैक्ट बेस्ड है, तो ये सब चीज़ हमें मेमोराइज़ करना है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जब डिस्कस करेंगे इंटरमोलिकुलर कैसे पैकिंग करते हैं, कैसे उसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, कैसे वर्ड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे शेप होता है, ये सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार फीलिंग आने वाला है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और विजुअलाइजेशन के लिए तो बेस्ट है ये। तो मेहनत करते रहो। ये चीज़ जो थोड़ा कंसेप्चुअल नहीं है बट थ्योरेटिकल है, बस वो थ्योरेटिकल चीज़ हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हमें बहुत ही मज़ेदार फीलिंग आने वाला है। तो इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट में जो आता है हमारा, तो इसमें जो आता है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोफस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम देखते हैं कि अरेंजमेंट जो होता है, इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर होता है और एमोफस में इरेगुलर होता है। इरेगुलर का सेंस कि यहाँ ये जो फिक्स में, जैसे कि ये डॉट, ये डॉटेड, ये मतलब कि ये फिल डॉट, ये होल डॉट, ये फिक्स, ये होल, मतलब कि ये जो अरेंजमेंट होता है ये एक मैनर में होता है, ये एक मैनर में ये अरेंजमेंट होता है और इसमें इरेगुलर मैनर में अरेंजमेंट होता है। मीन्स कि क्रिस्टलाइन में अच्छे से फीचर्स होते हैं और एमोफस में कोई अच्छे फीचर्स नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट साफ होता है और इसे अगर हम कट करते हैं तो ये शार्प एज में कट करता है, बट ये इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें फिक्स 100 केल्विन ऐसा कुछ आता है। ये टू सॉलिड होता है, ये स्यूडो सॉलिड होता है। ये लॉन्ग रेंज का ऑर्डर देता है, ये लॉन्ग रेंज में सेम होता है, ये शॉर्ट रेंज में ही कुछ अरेंजमेंट देता है। और अगर होल बड़े से व्यू में देखें तो ये कुछ अच्छा सा अरेंजमेंट नहीं शो करता है। इसका जो फिफ्थ है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। ये एनाइसोट्रॉपिक होता है, ये आइसोट्रॉपिक होता है। ये चीज़ हमें जो समझने वाला चीज़ है वो चीज़ हम समझते हैं। तो पहले ये नोट डाउन कर लो ये सारे फीचर्स और फिर आगे प्रोसीड करते हैं एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में। तो मैं रब कर देता हूँ एनाइसोट्रॉपिक, क्योंकि ये देखो तो इस यूँ समझ लो कि ये ए टाइप हुआ, ये बी टाइप हुआ। अगर हम इस तरह से कोई रेज को पास करें और इस तरह से रेज को पास करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए टाइप एलिमेंट मिल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बी टाइप एलिमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये वैरी कर जाएगा, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैरी कर जाएगा। तो एनाइसोट्रॉपिक कहने का सेंस ये है कि इसका जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि अगर इस तरह से जाए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो ये डिफरेंट एटम्स लगातार कंटिन्यूसली वही मिल रहे हैं, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी करेगा। ऐसा इसमें तरफ जाए तो इसमें डिफरेंट ऑर्डर होता है। तो इसमें जो इस एनाइसोट्रॉपिक की वजह से जो वैरी करता है प्रॉपर्टी, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। ओके इस वाले में देखो तो इसमें ऐसा कि यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे डॉटेड है, यहाँ ए टाइप है, यहाँ बी टाइप है, यहाँ ए टाइप है, यहाँ बी टाइप है, यहाँ ए टाइप बी टाइप, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में जाए तो सेम टाइप का एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से इसका जो ये सारा फीचर्स है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसा नहीं होगा कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग होगा, इसमें मतलब कि सेम ही प्रॉपर्टीज़ होता है। तो ये चीज़ है, इसमें अच्छा फीचर आता है, इसमें डिफरेंट फीचर आता है। बट ये टॉपिक इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस सारी प्रॉपर्टी में इसका ही बेनिफिट मिल रहा था, इसका ही अच्छा मिलता था। बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट आता है क्योंकि ये एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करता है, ये आइसोट्रॉपिक बिहेवियर करता है। तो आइसोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी प्रोवाइड करे और इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ये हो गया एनाइसोट्रॉपिक, वो हो गया आइसोट्रॉपिक। तो अब हम इन दोनों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स देखो जैसे कि
वो चीज़ क्योंकि इसका वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं है, तो इस वजह से हम इसका एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे 10th में भी, कार्बन ग्रेफाइट में होता है, और जैसे कि डायमंड होता है, वो सारे अरेंजमेंट फिक्स होता है, इस वजह से हम लोग स्टडी कर पाते हैं, बट इसका अरेंजमेंट ही फिक्स नहीं होता है तो स्टडी नहीं कर पाते। इस वजह से जैसे कि इसे एग्जाम्पल्स में हम ले लें तो वो चीज़ होगा प्लास्टिक, उसका भी रैंडमली अरेंजमेंट होता है, क्वार्ट्ज, रबर, चारकोल एक्सेट्रा। तो अगर ये चीज़ मतलब मैक्सिमम कितना लिखा सकता हूँ, मतलब वो चीज़ याद रखने के लिए वो है कि जब तो जो चीज़ लगे तुम लोग वो चीज़ पढ़ाया गया होगा कि वो चीज़ सिलेबस में होगा, उसका अरेंजमेंट पढ़ाया गया होगा, तो वो चीज़ हम मॉफस में डालेंगे। क्योंकि प्लास्टिक पढ़े हो कभी, इसका अरेंजमेंट क्या होगा आगे कभी पढ़ोगे ही नहीं। अगर फर्दर बहुत हाई लेवल पर जाएंगे तो पढ़ेंगे, बट अभी के 12 लेवल में ये सब चीज़ पढ़ाया नहीं जाएगा कि रबर का इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होता है, बट ये चीज़ तो पढ़ाया गया होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे तो वो होगा ग्रेफाइट या फिर डायमंड, H2O लिक्विड, जो H2O लिक्विड का इंटरनल, जो अगर H2O सॉलिड है तो उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। जैसे कि सॉलिड स्टेट में जब आइस रहता है तो आइस का इंटरनल अरेंजमेंट कैसा रहता है, क्योंकि वो डिफाइंड है, वो चीज़ हम पढ़ सकते हैं। और भी जैसे मेटल्स में उसका इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होता है वो चीज़ पढ़ सकते हैं। तो वो सारा चीज़ पर इस कैटेगरी में आता है, जो चीज़ ये क्रिस्टलाइन कैटेगरी में आता है, और ये अमरफस में आता है। सो ये चीज़ अपन यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, क्रिस्टलाइन और अमरफस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट। ओके, अब हम आगे जो डिस्कशन में थर्ड था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड इसलेंथ का जो वेरिएशन होता है, उसमें जो हम फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो वो अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सारा चीज़ थोड़ा थ्योरेटिकल था, हल्का सा समझने वाला था, बट थोड़ा मैक्सिमम थ्योरेटिकल था। अब हम जो समझेंगे वो सारा चीज़ समझने ही वाला होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट की, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक, गुड बाय, बाय बाय।